हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया और आज है मदर्स डे यानी 14 मई। हर साल मई मंथ के सेकंड संडे को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने अक्सर ये लोगों के मुंह से ये सुना हुआ है कि मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए यानी माँ का दिन सेलिब्रेट करने के लिए हमें किसी स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं भी मानती हूँ कि किसी स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज की लाइफ में हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हो गई हैं कि एक ऐसा दिन जब हम अपनी माँ के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये दिन ज़रूर होना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है। और आज मदर्स डे के स्पेशल ओकेज़न पर मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ मोहपाश की एक कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे बहुत पसंद है और जिसे हर बार पढ़कर मुझे लगता है कि मैंने इसे पहली बार ही पढ़ा हुआ है। तो ये कहानी है भारत, जो लिखा हुआ है मेरी टीचर डॉक्टर सोनी पांडे मैम ने। मैं आप सभी के लिए ये कहानी एक बार फिर से लेकर आई हूँ अपने इस चैनल पे। तो ये कहानी पाठ मैं आप सभी लोगों के लिए मदर्स डे पे ये करूँगी, क्योंकि ये पूरी जो कहानी है ये डेडिकेटेड है माँ और बेटी के रिलेशनशिप को, कि एक माँ और बेटी का रिलेशन कैसा होता है और कहीं ना कहीं अगर एक माँ नहीं होती है मायके में तो बेटी के लिए या बच्चों के लिए क्या तकलीफ़ होती है, ये इस कहानी में मेंशन किया गया है। और बहुत ही बखूबी डॉक्टर सोनी पांडे मैम ने इस चीज़ को इस कहानी के थ्रू हमें समझाया है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। उसे याद आ रहा था रह रह कर माँ का चलते रहना। सुबह से देर रात तक पूरे घर में 4.5 फीट ऊंची सुडौल देह धज वाली माँ का गोरा चिट्टा चेहरा देख आज ही मुँह बिचका कर कहती, एगो रंगवे भरतः न तक खेत देले रहती नैहर। आजी और माँ में पूरे जीवन कभी पटरी नहीं बैठी। लंबी चौड़ी आजी में माँ जैसी दो स्त्रियाँ समा जाएं, ऐसी थी आजी। और अपार धैर्य सीने में सहेजे खिटती पिटती माँ। उसे याद आ रहा है, आंगन में लल्लू ने दाना छींट दिया है। पूरे आंगन में चने का दाना डगर मगर लुढ़क रहा है। अरे राम हो राम, ई अन्न का दुर्गति देखा। कहाँ हो बाबा जी वो। धबड़ धबड़ लल्लू की पिटाई और हुआ हुआ के तीव्र स्वर के साथ उसका रुदन। पिताजी का द्वार से आंगन में प्रवेश और भंडारे में कुछ पटकती पछोती माँ। आजी का एक मन उलाहना और तमतमाते हुए पिता का माँ पर हाथ लात चलाना। पूरे घर में सिसकती माँ की हिचकियाँ, माँ के साथ साथ भाई का रोना और अंत में माँ की छाती से सट कर चुप हो जाना, फिर बैल की तरह माँ का वापस काम में जुट जाना। पिता को शिकायत रही जीवन भर कि बौनी लड़की से शादी हो गई। दादी का दुख कि जो लड़कियां जनी तो वो बौनी ना हो जाएं। इन तमाम दुखों के बीच माँ ने 4 संतानों ने एक भी बौनी औलाद को नहीं जना। सब हट्टे कट्टे 6 फुट्टे। उसका श्रेय भी दादी को ही जाता है कि उसने बड़े देवता पितर पूजे थे। बस हिचकोले खाते किसी गड्ढे से निकलती है तो उसकी तंद्रा टूटती है। आंखों से विरल धारा बह रही है। आंचल से पोंछ कर खिड़की से बाहर देखती है। मौसम आज कुछ ठंडा है। आसमान में बादल घिर रहे हैं। स्मृतियों के कपाट रह रह कर खुल रहे हैं। हे गोपालगंज वाली, देखो तो छत पर रहर भीग रहा है। इ डुमराव नरेश की बेटी तान कर सोई है का। आज ही दुआ से चिल्लाते घर में घुसती हैं। छोटी बहन को चारपाई पर रोता छोड़ माँ छत पर भागती है। उठाते उठाते पानी की धार और रहर का भीगना, पिता का छत पर आना और फिर वही लात हाथ। अभी 3 महीने ही तो हुए थे उसे बेटी जन्मे। आज ही छाती फूट फूट कर चौखट पर रोई थी। बेचारी छोटी को जीते जी आजी ने कभी गोद में नहीं लिया। कितना तो भरा है हलाहल, आकंठ हलाहल। वह जो जो रोती चलती है बस में। बगल में बैठी बूढ़ी औरत सांत्वना देती है। यही दुनिया की रीत है बेटी, जो आया है सबको एक दिन 9 मन चैली पर ही राख होना है। पर माया जो न कराए, वह थोड़ी संयत होती है। सोचती है कैसे जान लिया इस औरत ने बिना कहे कि मैं मृत्यु के शोक में हूँ। कितना अजीब है ना, औरतों का एक दूसरे का दुख समझ लेने की अनुभूति। पिता की नफ़रत और आजी के उलाहनों के 2 पाटों में माँ आजीवन पिसती चली गई। पीछे छूट गया भरा पूरा परिवार। वह सोचती है क्या माँ के बाद भी वह वैसे ही तीज खिचड़ी सावन आद्रा में उसे याद किया जाएगा। मन में एक हुक उठती है, जिस पिता ने कभी सिर पर स्नेह का हाथ नहीं रखा उससे क्या उम्मीदें। भाई पहले ही साड़ी कपड़े के नाम पर बहनों को लालची और अचार चटनी देख चटोरी घोषित कर अपमानित करते रहे। अब तो यह स्नेह भी खत्म उस आंगन से
जहाँ जन्म ले पली बढ़ी। उसका दिल तरह तरह की कल्पनाओं में उफन रहा था। बारिश छूट गई है। बस के यात्री खिड़की का शीशा बंद कर रहे हैं। बीच बीच में कंडक्टर यात्रियों को उनके स्टॉपेज पर उतार रहा है। दर्द का रास्ता और विरह की रात कटती ही नहीं है। रास्ता जैसे पहाड़ सा होता जा रहा है। मन में खिज उठती है, ये बस है कि बैलगाड़ी? हर 5 मिनट में रोकता चढ़ाता उतारता चल रहा है। पति के सेना में सिपाही होने से वह बच्चे की पढ़ाई के लिए अकेले ही शहर में किराए के मकान में रहती थी। आज माँ की बीमारी की खबर सुन बच्चों को रिश्तेदार के पास छोड़कर झटपट भागी थी। पिता ने जिन शब्दों में फ़ोन पर खबर दी थी, उससे माँ के अब इस दुनिया में न होने की गंध अनायास ही उसे मिल रही थी। बेचैनी की हालत में वह घर से निकल पड़ी थी। हृदय दर्द से फटा जा रहा है। इस सावन को आज ही इतना बरसना था। इस साल आधा सावन सूखा रहा और न जाने आज कहाँ से इतने बादल उमड़ पाए। आकाश के सीने पर और हरर भरर बरस रहे थे। सोचती है सावन से माँ को बहुत प्रेम था। चुड़िहाइन से भर भर हाथ हरी चूड़ियाँ पहनती थी माँ। फेरी वाले से हरी साड़ी मोल तोड़ कर लेती और भर सावन पहनती। कूटते पीसते मासते धोते सावन के गीत गुनगुनाती गाती। कजरी के ही संग खोलू मोरे सखियाँ, पिया मोरे गए विदेशवाना। कितना प्रेम था इस सावन से माँ को। अरुई के पत्ते का रिक्वच, महुए का लाटा, पुआ और औदरी, कोहड़े की सब्जी खूब मन से बना गरम गरम पूड़ियों संग पेट भर भर खिलाती। जात में चने का बेसन पीसते, ओखल में दाल छाँटते, मधुर कंठी से कजरी गाती। हरी सूती साड़ी पर पीले सरसों के फूल की छाप सी, तो कभी कोहबर में हल्दी गेरू चंदन के गंध सी मोहक माँ। वह फिर से फूट फूट कर रोती है। यात्री सांत्वना देते हैं। कंडक्टर अब यात्रियों से जल्दी उतरने चढ़ने को कहने लगा है। समझ रहा है कि अब मुझसे यात्रा असहनीय हो रही है। बस की रफ्तार भी पहले से कुछ तेज हुई है। कुछ पहचाने हाट बाजार दिखने लगे हैं धीरे धीरे। गांव भी दिखने लगा है। कलेजा धौंकनी की तरह धड़क रहा है। दर्द के ताप से झुलसती वह तड़प उठती है। वह कैसे देखेगी माँ का मृत चेहरा? आज पहली बार माँ उसकी नज़र उतारते हुए धार नहीं देगी। उसके चेहरे को देखकर दुबले होने का उलाहना नहीं होगा। आह, वह कैसे सहेगी यह वेदना? सोचती है और छाती को कसकर नींचती है। कंडक्टर आवाज़ देता है, महुआरी आ गया, चलो उतरो चलो उतरो। वह साहस बटोर कर अपना छोटा सा बैग बस की भीड़ को धक्का देते जैसे तैसे उतरती है। गांव अभी एक कोस दूर है। वह पगडंडियों का शॉर्टकट रास्ता पकड़कर तेजी से आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही बस्तियां दिखने लगती हैं। वह चमरौटी से होकर निकलती है। यह रास्ता सीधे उसके घर तक जाता है। लाठी ठोके बूढ़ी मगई वो धीरे धीरे चली आ रही हैं। उसे देख कर ठिठकती हैं। आंचल मुंह में ठूस लेती हैं। वह उन्हें पकड़कर खूब रोती है। गांव की पहली स्त्री की छाती से सटी वह ऐसे बिलक उठती है जैसे पहली विदाई में माँ से। मगई वो समझा बुझा कर ले चलती हैं टोले की ओर। उसे याद आता है मगई बो की दावेदारी पूरे टोले के बच्चों पर है। सबका नार इन्होंने ही काटा है। बहुत जसी हाथ, एक भी मृत्यु नहीं। सारे शिशु हंसते खिलखिलाते जवान हो गए। इन दिनों नई बहुएं शहर जा रही हैं। हर किसी का पेट काट बच्चा पैदा होते देख वह बहुत दुखी रहने लगी है। औरतें देह नाश कर रही हैं। इसका दुख लिए अब वह कम ही घर से निकलती है। किंतु आज का दुख उन्हें इधर ले आया। हम 4 भाई बहनों के 7 बच्चे और भरी पूरी माँ की कोख की अक्सर बलाएं उतारने वाली गांव की जया माँ मगई वो मेरा हाथ थामे चली आ रही है द्वार पर। पीछे औरतों का हुजूम। सामने दरवाजे पर चद्दर से ढकी माँ की मृत देह। पास में विलाप करती छोटी बहन। मुझे देखते ही भाइयों की आवाज़ आती है, अब जल्दी से नहलाओ धुलाओ सब, देर हो रही है। सब मेरे इंतज़ार में थे। मैंने कांपते हाथ से मुँह से चद्दर हटाया। भर मांग पीला सिंदूर, लाल बिंदी, हरी साड़ी और कलाइयों में आज भी हरी भरी चूड़ियाँ। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान संग चर निद्रा में सोई माँ के गालों पर छोटी थपथपा कर जगाना चाहती थी। छोटी मतलब सबसे छोटी माँ की संतान। 40 की उम्र में एक और बेटी की चाहत में पैदा हुई अनचाही संतान। अभी पिछले साल ही इसकी शादी की थी माँ ने। कितनी खुश थी कि अब बेटियां ब्याह गई, सावन में गंगा नहाएगी। पता नहीं यह भी उसका सपना पूरा हुआ या नहीं। दोनों भाभियां हमें परे हटा माँ को चौकी पर उठवा कर ले गई। हम वहीं धरती पर रोती बिलखती बेटियों के कान में पिता की रौबदार आवाज़ पड़ती है, अच्छा अब बस करो तुम लोग, जो होना था हो चुका।
अम्मा की विदाई की तैयारी कराओ मिलकर। विदा शब्दकोश का सबसे क्रूर शब्द तीर सा चुभता है कलेजे में। माँ की यह अंतिम विदाई पिता के लिए कितनी सहज प्रक्रिया है। देख रही हूँ वह सबसे बोल बतिया रहे हैं बिना किसी शोक के, जैसे माँ का जाना उनके जीवन से कोई कमी नहीं होगी। वह सिर पकड़ लेती है। उफ़, यदि माँ की जगह आज पिता की लाश होती तो क्या माँ भी इतनी सहज होती? नहीं नहीं, उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती। सुहागने छूने से डरती। एक अभागी स्त्री का ठप्पा लिए बाकी जीवन किसी उजाड़ खंड की बिखरी सी उपेक्षित हो जाती। पर पिता तो पिता हैं। लोग कह रहे हैं भाग वाले पत्नी को कंधा देते हैं। बुआ लोग समझा बुझाकर हमें वहाँ ले गईं जहाँ माँ को भावजे नहला रही थी। चादर का पर्दा मर्दों की तरफ तान कर कुछ औरतें खड़ी थीं तो कुछ भावजों को क्या करना है वो समझा रही थी। बगल में बड़की अम्मा ने आदेशित किया, बाल्टी का पानी में कुछ गंगाजल डाल दो और हाँ, पाव भर शुद्ध घी जरूर ले लेना देह में, नहीं तो सूख गई देह तो ठीक से जलेगी नहीं। बड़ी भाभी कैंचे से देह के कपड़े काट गहने उतार रही थी। छोटी गहनों को गिनकर जिठानी को बता कम चिता ज़्यादा रही थी कि 6 थान गहना निकला है, 2 चांदी 4 सोना। बड़ी ने जलती आंखों से दांत पीस कर जवाब दिया, भाग नहीं रही हूँ लेकर, बाबूजी हिसाब करेंगे कि क्या होगा इसका। छोटी कुछ सोचकर चुप हो गई। शायद मृत्यु की बेला, वरना वह इतनी संतोषी नहीं थी कि जिठानी एक जौ रखने दे बिना बांटे। माँ दोनों के व्यवहार से दुखी थी। छोटी आए दिन अलग होने का नारा लगा घर में कोहराम मचाती और बड़ी सीधे ससुर से जा लहरा आती कि माँ ने सर चढ़ाया है। पिता सब कुछ छोड़ माँ से लड़ने बैठ जाते। यह सब माँ से असहनीय होता जा रहा था और इसी दुख ने उसे मात्र 60 की उम्र में ही हमसे छीन लिया। खैर, लोकलाज के भय से भावजों ने माँ को नहला धुलाकर तैयार कर दिया। हमें इस काम से बड़की अम्मा ने दूर रखा, यह कहते हुए कि यह बहुओं का काम है, बेटियों के छुए मुक्ति बिगड़ जाएगी। लाल चुनरी में माँ को खूब अच्छे से उन बहुओं ने आज सजाया था जो जीते जी पानी देने के लिए भी एक दूसरे का मुंह देखा करती थी। पिता ने पंडित से कहने पर मांग में पीला सिंदूर भरा और पिंडा पार अर्थी उठी। छोटी दौड़ कर अर्थी से लिपट गई। बड़े भाई ने उसे बड़ी मुश्किल से अर्थी से अलग किया और सभी रो पड़े। माँ की पेट पोछनी औलाद, अभी तो बस 20 साल की है बेचारी। बीए इसी साल पूरा हुआ और 19वें में ब्याह भी दी गई। हम बेटियों के हिस्से चाह कर भी कोई मन की शिक्षा नहीं रही। इंटर में ही मेरी शादी कर आजी ने गंगा नहाया। आजी तो पिता की जगह पवित्र करना चाहती थी मेरा बाल विवाह कर, पर शुक्र है कि पिता के लाख अत्याचार को सह कर भी माँ अड़ी रही कि बिना जवान हुए लड़की का ब्याह नहीं करेगी। साल भर आजी माँ से मुंह फुलाए बैठी रही। बात बात पर अपमान सहती माँ ने पढ़ना लिखना भाइयों से चिट्ठी पत्री भरी सीख पाया था, किंतु घर के काम निपटा चुपके से अखबार लेकर बैठ जाती और हमें भी पढ़ने को कहती। सोचती हूँ माँ को बागी बनाने वाला अखबार ही था जिसमें वह स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधी कॉलम को खूब मन से पढ़ती थी। यह अखबार ही था जिसने हमारे जीवन में उजास भरा, वरना माँ का मौन हमें वहीं पटकता जहाँ माँ का जीवन था, और इस तरह जाना कि शिक्षा की लौ स्त्री मुक्ति के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। माँ की अर्थी उठने के साथ ही दरवाजे से भीड़ छट गई। टोले के पुरुष दाह संस्कार के लिए गंगा जी चले गए। औरतें नहाने धोने चली गईं। दोनों भावजे बेटियों की मदद से घर आंगन धोने पोतने में लग गई। माँ का बिस्तर पहना कपड़ा गट्ठर बनाकर बड़ी भाभी गहड़े में फेंक नहाने बैठ गई। छोटी नहा चुकी थी। अपने बच्चों को रसोई में खाना जल्दी जल्दी खिलाने लगी तो बड़की भड़क उठी, अरे घर में और लड़का छेहर है, तनी उनका भी ख्याल रहे। अब चूल्हा में आग कल 7 से पहले नहीं जलेगा। छोटी झनकते हुए अपनी कोठरी में चली गई। हाँ, हमारे बच्चे तो दलिद्दर हैं, पूरा घर ठूस जाएंगे। हमारे बच्चे सबकी नज़र में धंसते हैं। बहुत सहा, अब बीते 13 दिन 14वां नहीं होगा दीदी। वह ललकारती फुफकारती अपनी कोठरी में चली गई। बड़ी 2 मिनट सुन रही। नल चलाती 13 साल की भतीजी अचानक जोर जोर से रोने लगी। मैं हिम्मत कर आंगन में पहुंची। मुझे देख भाभी भी विलाप करने लगी। एक अज्ञात भय ने हम सबको घेर लिया। मैं अंदर ही डर से कांपने लगी। तो क्या माँ की अर्थी के साथ इस घर की एकता भी चली जाएगी? बड़ी भाभी को नहला बड़ी मुश्किल से मैं संभाल पाई। आज बड़की बीबी अम्मा को वचन दिया, कैसे पूरा करूं? अब आप ही लोग बताइए। ये महारानी तो हमेशा बात बिगाड़ने में लगी रहती हैं। किसी की जायज़ नाजायज़ एक भी बात बर्दाश्त नहीं। आखिर हम भी कितना सहें? बड़ी भाभी ने सिसकते हुए हम दोनों बहनों से कहा।
आप बड़ी हैं भाभी, छोटी तेज तो है ही, इसमें किसी को शक नहीं, लेकिन संभालना तो अब आप ही को पड़ेगा पूरा घर। दुनिया क्या कहेगी कि रामायण बाबा के लड़के साल भर भी माँ की मृत्यु का शोक न मना सके। बड़ी भाभी का हाथ अपने हाथ में ले खुद से 12 साल बड़ी भाभी को मैंने सजल आंखों से देखा। वह लिपट गई। मैं कहे जा रही थी, अब तो आप ही माँ भी हैं हमारी, हम कहाँ जाएंगे। मेरी बात सुनते ही छोटी बहन और दोनों भतीजियाँ भी भाभी से लिपट गईं। हम सब पर उस 40 साल की स्त्री ने उस दिन आंचल डाल सांत्वना दिया कि कुछ भी हो वह घर नहीं टूटने देगी। हम नहा धो रोते रोते थक कर बैठ गए थे। न जाने क्या सोच छोटी आंवले का तेल ले अपनी कोठरी से निकली और हम सब के माथे पर एक एक चरुआ रख थोक कर दबाने लगी। मैंने उसका स्नेह से हाथ थाम बड़ी भाभी की ओर इशारा किया। उसने मान रखा और जेठानी के सिरहाने जा बैठ गई। बड़ी ने रोका, अब 10 दिन तेल ना रखे के है भाई। वह अंदर से भावुक हो रही थी। छोटी ने जबरन सर पर तेल रखा, दीदी ये तो औषधि है, कड़वा तेल नहीं लगाया जाता है। हमारे घर आजी के मरने पर गुरु महाराज ने बताया था। इस दृश्य ने मुझे संतोष से भर दिया। शायद हमारी बातें सुन उसे लगा हो कि यह राज ठानने का उचित समय नहीं है, या फिर बादशाह में उसे अपने व्यवहार का पछतावा हुआ हो। जो भी हो, आज उसका यह रूप हम सब के लिए बहुत सुखद था। छोटी बहन निराल निखरी खटिया पर पड़ी रही। रोते रोते थकी वह 3 माह के शिशु को अपनी छाती से चिपकाए सो गई थी। बड़ी भाभी ने छोटी से कहा, एक गिलास दूध छुटकी बबनी को पिला दो, लड़का पिलाना है, बीमार पड़ गई तो बच्चे को दिक्कत होगी। और हाँ, बचा दूध लड़कियों को पिला दो। दूध घंट बंधने से पहले मर्द मानुस और हम लोग नहीं पी सकते। छोटी उठकर चली गई। बड़ी मुश्किल से छोटी बहन आधा ग्लास दूध पी पाई थी। धीरे धीरे रात घिरने लगी। चारों तरफ सन्नाटा, बादल आसमान में जमे थे। गनीमत इतनी थी कि बरखा नहीं हो रही थी। दोनों बुआ लोग द्वार पर बैठी टकटकी लगाए आसमान को देख ईश्वर से गुहार लगा रही थी कि जब तक लाश न जल जाए बरखा ना हो। घर में क्या, पूरे टोले में नीरवता इस कदर आज बसी थी कि कुत्ते बिल्ली की आवाज़ पर सिरहन उठ जाती। रात के 9 बजे अचानक बिजली की कड़क के साथ बारिश छूटी तो सबके कलेजे जोरों से धड़कने लगे। हम सब अब ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि सभी मर्द सकुशल घर लौट आएं। इधर बरखा पूरे वेग में थी और बड़की बुआ का अलाप भी। मऊत में बरखा का करा दे केहू न जाने दिया, दउओं के आजे बरखे के रहल। हम सब इस चिंता से घिरे अब द्वार के बरामदे में आ बैठे थे। आज बिजली भी नहीं आई। इन दिनों बिजली रात को आती थी। गांव में बिजली एक हफ्ते रात और एक हफ्ते दिन में आती थी। रात 12 बजे दाह से लौटे बड़की भाभी ने तांगड़ में गोईठी, सुलगा, पत्थर और लोहा रखा। कटोरी में काली मिर्च। सबने हाथ पैर धो आग पत्थर लोहा छुआ और काली मिर्च मुंह में डाल घर में घुसे। पिता की चारपाई बरामदे में अलग बिछी। वह एक कंबल और मार्किन की चादर संग अब 12 दिन अलग ही रहने वाले थे। घर में दिन भर के उपासे थके मादे लोग जहाँ तहाँ निडाल पड़े थे। रात बीती और अगली सुबह बिन माँ के चेहरे वाले घर में हुई। पिता संग भाई दयाद नहाने और घंट बांधने चले गए। इधर बड़ी भाभी संग कुटुंब की स्त्रियां इनार पर नहाने चली गई। हम बेटियां माँ के शोक की इन क्रियाओं से वंचित चुपचाप सब देखती रहीं। बड़की माई ने हमारे उदास चेहरे को देखकर कहा, काहे मुँह गिराए बैठी हो बड़की बबुनी? अरे, बेटियों का खाना और पतोहों का नहाना मिरकत को मिलता है। जाकर तनी नमकीन बिस्किट मुँह में लगा लेती लोग। अब हम सबको तो सांझ तक ही भात मिलेगा। बड़ी भतीजी को भेज उन्होंने नमकीन बिस्कुट मंगाया। हम बड़ी मुश्किल से एक चम्मच खा पाए। पेट मरोड़ रहा था, शरीर अन्न मांग रहा था, लेकिन आत्मा थी कि कुछ स्वीकारती ही नहीं। मुंह में कुछ डालते उपकाई आने लगती। अजीब स्थिति थी शरीर और मन की। दिन भर हित नातों का तांता लगा रहा। दोपहर 3 बजे द्वार पर चूल्हा जुड़ा और आम की चैली जला बड़े से पतीले में पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया गया। अगहन खौलने लगा। हम दोनों बहनें माँ की कोठरी में उसके पलंग पर निखरे पड़े हुए थे। बाहर से औरतें खौलते पानी में चावल के डालते ही भात की मीठी सुगंध नथुनों में भरने लगी थी। याद आने लगा कि नैका भात माड़ संग माँ हम सभी की थाली में गरम गरम परोसती और आजी की नज़र बचा भाइयों संग हमें भी देसी घी एक एक चम्मच देती। देसी घी संग माड़ भात की गंध माँ की स्मृतियों संग आंखों के रास्ते बह निकली। हम दोनों ने बिना आवाज़ मुँह से निकाले मन भर रोया और थककर खुद ही चुप भी हो गई। आंगन में पिता संग पुरुषों की पंगत बैठी और दूध भात गिरा रस्म पूरी की गई।
पुरुषों के बाद स्त्रियां बैठीं और लड़कियों से कहा गया कि वह खुद ही लेकर खा लें। भतीजियाँ थाली में बिना हल्दी की दाल, भात और उबले आलू का चोखा लाकर हमें दे भी गईं। भात ठंडा हो गया था। माँ होती तो ठंडा भात कभी हमारे हिस्से नहीं आता। माँ होती तो ठंडा भात कभी हमारे हिस्से नहीं आता। एक माँ अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है अपने बच्चों को संभालने के लिए। जो बच्चों के लिए सही है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी की नज़र छुपाकर कुछ भी करके वो अपने बच्चों को देती ही है। हमारे साथ, हमारे पास पूरा दिन, पूरी रात रहती है। अपना बचपन ख़राब करके, अपना पूरा जीवन ख़राब करके हमारे जीवन को सँजोने में लगी रहती है। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, अपनी माँ से कम आज के दिन, क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है उनके लिए, मदर्स डे है, आज के दिन अपनी बातें कहें, अपनी बातों को समझाएं, जो भी कुछ है आपके मन में वो उनसे कहें। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन टू ईच एंड एवरीवन, एंड थैंक यू ऑल द लवली मदर्स जो अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके, अपने दुखों को बिना देखते हुए हम सभी का ख्याल रखती हैं। हैप्पी मदर्स डे।